हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, तो इफ यू वांट हेल्प देन यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो देखो जो आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर है वो तो सिर्फ आपका पीरियडिक्स के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए, लेकिन ये वाला चैप्टर आएगा और आसान चैप्टर, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। कहानी की तरह समझो इसको, और कहानी याद होगी तो प्रश्न उत्तर तो आप अपने आप ही याद कर लोगे, है ना। सो अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। अच्छा, ये जो प्रिंट है आपके बहुत सारे बच्चों के घर में प्रिंटर होगा, वो फटाफट से सारी कॉपीज निकाल देता है। या आप प्रिंटर वाले की शॉप पे जाते हो तो आप जो भी प्रिंट करने के लिए बोलते हो वो जल्दी जल्दी प्रिंट कर देती है मशीन, है ना। बड़ी से छोटी से लेकर हर साइज की आपकी प्रिंटिंग मशीन आती है। तो इस चैप्टर में वही बता रखा कि प्रिंट की हिस्ट्री क्या रही, कब से मशीन्स बनने लग गई, मशीन से पहले कैसे प्रिंटिंग होती थी, कहाँ कहाँ पर होती थी, और प्रिंट का हमारे सोसाइटी पे क्या असर पड़ा, अलग अलग देशों में क्या क्या असर पड़ा, वो है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। पहली प्रिंटेड बुक्स कहाँ पर आई, है ना। इसके अंदर हमें प्रिंट इन चाइना, प्रिंट इन यूरोप, प्रिंट इन जापान, उसके बाद इंडिया का भी रोल आएगा, तो वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चाइना की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रिंट टेक्नोलॉजी आई थी वो आई थी चाइना, जापान और कोरिया में। कहाँ पे आई थी? चाइना, जापान और कोरिया में। ठीक है, तो इस AD 594 से लेकर जो चाइना में बुक्स बनती थी वो कैसे बनती थी, देखो। एक पेपर होता था और एक वो होता था वुड ब्लॉक्स, मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा टाइप लगा लो, उस टुकड़े पर इंक लगा दी जाती थी, लकड़ी के टुकड़े पर इंक लगा दी जाती थी, और उसके उस इंक का पैच लाइक पेपर को रब करते थे उस वुडन ब्लॉक से, ताकि जो उसके ऊपर इंक लगी हुई है वुडन ब्लॉक के ऊपर वो सारी पेपर के ऊपर छप जाए बाय रबिंग, है ना। तो इस तरीके से ऐसे प्रिंट होती थी चाइना के अंदर बुक्स, है ना। तो अर्लीस्ट चाइनीज बुक्स वर मेड इन एकॉर्डिशन स्टाइल। एकॉर्डिशन स्टाइल कैसा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ऐसी जिगजैग जिगजैग वाली बुक्स आती है, कभी कभी आपने भी देखी होगी या फिर आपने निंजा हथौड़ी में भी देखी होगी, ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग वाली बुक आती है ना, वैसी होती है एकॉर्डिशन स्टाइल। तो चाइना में पहले ऐसे बना करती, ठीक है। और बुक्स जनरली उस चीज के लिए छापी जाती थी, जैसे हमारे यहाँ IAS वगैरह का पेपर होता है ना, वैसे अगर सिविल सर्विसेज का पेपर क्रैक करना होता था तो उस पर्पस के लिए टेक्स्ट बुक बनाई जाती थी चाइना में। और 17th सेंचुरी के बाद चाइना में अर्बन कल्चर आ गया था, जिसकी वजह से प्रिंट जो है वो डाइवर्सिफाई हो गया, उसके अलग अलग ब्रांचेस निकल गई। अब जो मर्चेंट्स होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, वो अपनी एवरीडे लाइफ में प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स का यूज करने लग गए, मटेरियल का यूज करने लग गए थे। और शंघाई जो था वो एक नया हब बन गया या फिर एक नया एरिया बन गया जहाँ पर नया नया प्रिंटिंग कल्चर आने लग गया था। तो ये चाइना की हिस्ट्री थी कि जो प्रिंट कल्चर है वो कहाँ से आया चाइना में, और पहले कैसा था अब कैसा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिंट इन जापान में कैसे, जापान में क्या हुआ। तो चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, यानी कि जो लोग बुद्धिज्म को मानते थे, उन्होंने हैंड प्रिंटिंग, जो हाथ से प्रिंट की जाती है बुक्स, उस टेक्नोलॉजी को लाया जापान में अराउंड AD 768 से लेकर 770 तक, है ना। और जो ओल्ड जापानीज बुक थी जो कि AD 868 में प्रिंट हुई थी, उन इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र उस बुक का नाम था, जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक हुआ करती। तो प्रिंट इन जापान में तो यहाँ पर देखो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। और यहाँ पर चाइना में कैसा होता था, बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक्स। वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग इसको बोलते थे। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंट इन जापान। अब कॉलीग्राफी क्या होती है, वो सुंदर सुंदर राइटिंग नहीं होती, इतनी बढ़िया बढ़िया, उसके कोर्स वगैरह भी मिलते हैं, स्टाइलिश और ब्यूटीफुल राइटिंग, उसको हम कॉलीग्राफी बोलते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रिंट कम इन यूरोप। अब यूरोप में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो जैसे 11th सेंचुरी में क्या हुआ, जो चाइनीज पेपर हुआ करता था या फिर जो चाइनीज की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हुआ करती, वो यूरोप में पहुंच गई थी एक बार सिल्क रूट से। अब सिल्क रूट हमने पढ़ा हुआ है अपनी हिस्ट्री की बुक में ही, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर में, कि ये एक ऐसा रास्ता होता था जो काफी सारी कंट्रीज को कनेक्ट करता था, और यहाँ पर बहुत ज्यादा सिल्क के कार्गोज जाते थे, सिल्क के व्हीकल्स जाते थे, है ना। सो अब इसी रूट के थ्रू, इसी रास्ते के थ्रू जो चाइनीज पेपर है वो यूरोप में पहुंच गया था। और फिर
1295 ईयर में मार्को पोलो जो है वो वुडन ब्लॉक वाली प्रिंटिंग, जो मैंने आपको ऊपर बताई कि पेपर को रब किया जाता था किसी लकड़ी के टुकड़े से जिसके ऊपर इंक लगी होती थी, ताकि जो लकड़ी के टुकड़े का इंप्रेशन है वो पेपर पे छप जाए, तो वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है। तो उसके बाद मार्को पोलो ने ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज थी ये गेन करी और 1295 में इस टेक्नोलॉजी को इटली में वो लेके आए थे, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जो डिमांड थी बुक्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, तो इसलिए जो कॉलीग्राफी आती है जिन लोगों को, हैंड राइटर्स को, स्किल्ड हैंड राइटर्स को या फिर स्क्रिप्ट्स को, उनको ज़्यादा नौकरियाँ मिलने लग गई, क्योंकि अब नौकरी तो देनी पड़ेगी अगर बुक्स की डिमांड मीट करनी है। वो फटाफट राइटिंग करते थे फिर बुक बेचा करते हैं ना। लेकिन जैसे हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, हाथ से लिखते थे सारी मोटी मोटी बुक्स को, तो जैसे लिखने में भी टाइम लगता है, बुक बनने में भी टाइम लगता है, और डिमांड इतनी देर तक रुक नहीं सकती है किसी भी चीज़ की, है ना। उन्हें तो इंस्टेंट सप्लाई चाहिए, तो उस चीज़ की वजह से हमारी जो डिमांड थी बुक्स की वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। अब क्यों यूरोप में ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है ये क्यों आई 1295 में? इसलिए आई क्योंकि ये टेक्निक सबसे पहले कहाँ पे आई थी, चाइना में आई थी, है ना। मार्को पोलो जो है वो इटली वापस आए, सबसे पहले तो उन्होंने चाइना से नॉलेज गेन करी कि कैसे कैसे होता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। उसके बाद वो दोबारा यूरोप में आए, यानी कि बेसिकली चाइना में, और उसके बाद उन्होंने इस नॉलेज को फैलाना स्टार्ट कर दिया, और फिर यूरोप में जो है ये वाला जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जो चलन था वो चलने लग गया था। अब इटालियन जो है वो प्रिंट करने लग गए थे बुक्स को, या फिर प्रोड्यूस करने लग गए थे बुक्स को विद द हेल्प ऑफ वुड ब्लॉक की वजह से, है ना। और सून यही वाली जो टेक्नोलॉजी थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की, ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट में फैलने लग गई थी। अब वेलम क्या होता है, जैसे एक टाइप का ये मटेरियल होता है जिसके ऊपर आप लिख सकते हो, या फिर जैसे आज तो हम लिखने के लिए पेपर का यूज कर लेते हैं, पहले क्या होता था, वेलम एक टाइप का राइटिंग मटेरियल था जो कि एनिमल की स्किन से पाया जाता था, है ना। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कहाँ पे मिलता है, पाम लीव्स में मिलता है, या फिर हैंडमेड पेपर पे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया होता है कि ऐसे छोटे छोटे, ऐसे इतनी छोटी छोटी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, उनको या तो किसी वुडन केस में रखा जाया करता, या फिर आप ये लगा लो कि उनको सिल दिया जाता था ताकि वो हमारे हमेशा काम आए। तो पाम लीव्स पे लिखी रहती थी या फिर हैंडमेड पेपर पे लिखी रहती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स। आज भी हमें काफ़ी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलती हैं, कहीं कहीं पर ये हमें पाई जाती हैं, बट इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमारा सारा स्टॉक्स जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में था जो बिहार में थी हमारी, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो जल गई थी जिसकी वजह से हमारे सारे जितने भी हिस्टोरिकल लाइक डॉक्यूमेंट्स से वो सब का इतना अता पता है नहीं, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स भी अब कम देखने को मिलती है, आपको म्यूजियम वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो मूवी आई थी अक्षय कुमार की राम सेतु, उनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट्स, उस मूवी में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट की लिमिटेशंस क्या हैं, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है बहुत एक्सपेंसिव पड़ती थी और जल्दी टूट जाया करती, इनको बहुत मुश्किल तरीके से हैंडल करना पड़ता था और इससे हम इजीली रीड नहीं कर पाते थे। तो अब मैन्युस्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं मतलब सूटेबल नहीं थी। सो रीजंस वाई कुडंट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक। अब डिमांड इतनी ज़्यादा कि बुक चाहिए बुक चाहिए बुक चाहिए, अब लिखने में भी टाइम लगेगा मैन्युस्क्रिप्ट्स को, तो रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स क्यों इस बुक की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो कॉपी करना एक्सपेंसिव था, लेबर इतनी ज़्यादा लग रही थी, टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। ऐसा थोड़े ना कि एक जना एक बुक को एक ही दिन में ख़त्म कर देगा, ऐसे तो है नहीं, है ना। और मैन्युस्क्रिप्ट जो है जल्दी डैमेज हो जाती हैं, इसको हैंडल करना मुश्किल है, और हम इसको कहीं पर अच्छे से ले जा नहीं सकते थे, और इसको ईजिली रीड भी नहीं किया जा सकता था। फैक्टर्स दैट हेल्प इन द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन यूरोप। अब किस वजह से यूरोप में जो प्रिंट कल्चर है वो फैलने लगा था, क्योंकि वही सारे पॉइंट आ जाएंगे। एक तो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो डिमांड जो थी बुक्स की, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। अब एक्सपेंसिव थी कॉपी करना, एक बुक से लेकर दूसरी बुक में कॉपी करना बहुत महंगा पड़ रहा था, लेबर लग रही थी, टाइम कंज्यूमिंग था। अब मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो जल्दी टूट जाया करती, तो इसकी वजह से इसका सर्कुलेशन, जैसे मान लो हमने प्रिपेयर कर दिया, अब दूसरी जगह उसको ले जा रहे हैं बेचने के लिए, तो क्या पता बीच में ही खराब हो जाए, सर्कुलेशन इसका लिमिटेड था।
वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो फिर यूज होने लग गई थी अर्ली 15th सेंचुरी में, लेकिन अभी भी ये वाली जो टेक्नोलॉजी है वो भी इतने अच्छे से जो इंक्रीजिंग डिमांड है प्रिंट मटेरियल्स की वो भी नहीं कर पा रही थी। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट भी फेल हो गई, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट फेल हो गई, और उसके बाद मतलब जो कॉपी वाला काम था, और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी फेल हो गई, वो भी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिसकी वजह से हम बुक्स का रिप्रोडक्शन सस्ते तरीके से और जल्दी जल्दी कर सके, ताकि जो डिमांड है बुक्स की वो कंप्लीट हो जाए, है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे आए हिस्ट्री में गुटेनबर्ग जी, जिन्होंने एक हमारी मशीन बनाई थी जिसका क्या नाम था, प्रिंटिंग प्रेस, यानी एक तरीके से प्रिंटिंग की ही मशीन थी। तो थोड़ा बहुत गुटेनबर्ग जी के बारे में जान लेते हैं। गुटेनबर्ग जो है वो एक बिजनेसमैन के बेटे थे, और उन्होंने अपना एग्रीकल्चर का बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे ग्रो कर लिया था। तो उन्होंने बचपन से ना एक वाइन और ऑलिव प्रेसेस देखे हुए थे। ये क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है प्रेसेस। अब इसका क्या मतलब होता है, एक सिलबट्टा टाइप लगा लो, उसके अंदर ऑलिव डाल दिए जाते थे, जिसको ऐसे कूट कूट के उसको तेल निकाला जाता था। तो उन्होंने ऐसे मशीन्स देखी थी, एक टाइप का सिलबट्टा ही देखा था, जिसको ऐसे से स्पिन करके ऑलिव्स नीचे नीचे होते थे, और उसको ऐसे से स्पिन करके उसका जूस निकाला जाता था। दैट इज वाइन एंड ऑलिव प्रेस, है ना। सो यहाँ पे अब क्या होता है और उस ऑलिव प्रेसेस से ऑलिव ऑयल बन जाता था, है ना। तो सब्सिक्वेंटली उन्होंने ये प्रेसेस भी देखे हुए थे, और उसके बाद उन्होंने जो स्टोन्स होते थे उनको पॉलिश करने की आर्ट भी सीख ली थी, जिसके जैसे स्टोन पॉलिश अगर करते हैं तो वो फिर धीरे धीरे सुनार बन गए, गोल्ड स्मिथ बन गए। उसके बाद उन्होंने लेड मोल्ड्स भी बनाने सीख लिए। लेड मोल्ड्स क्या होता है, जैसे लेड तो आपको पता ही क्या होता है, उसमें ऐसे लेड के बने हुए कुछ ऐसे से पीसेस जिसके अंदर कुछ रखा जा सकता है, या कुछ मोल्टन चीज डाली जा सकती है ना। तो वो लेड मोल्ड उन्होंने क्यों बनाया, ताकि वो ज्वेलरी के पीसेस बना सके। अब ज्वेलरी में मान लो ऐसे ऐसे डिजाइन है, अब सोने का ऐसा डिजाइन बनाने के लिए लेड मोल्ड कोई ऐसा मोल्ड चाहिए होगा जिसके अंदर हम सोने को, मोल्टन सोने को इसके अंदर डालें, फिर वो सूखे, फिर वो सोना जो है इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो वो होता है लेड मोल्ड, हो गया, है ना। उसके बाद उन्होंने ये जितनी भी नॉलेज हासिल करी, जैसे स्टोन को पॉलिश करने की, लेड मोल्ड बनाने की, और उसके बाद ये प्रेसेस को ध्यान में रखते हुए, अब उन्होंने इतनी सारी नॉलेज जब हासिल कर ली, तब उसके बाद उन्होंने एक न्यू इनोवेशन डिजाइन करनी स्टार्ट कर दी, और उनकी न्यू इनोवेशन का नाम क्या था, द प्रिंटिंग प्रेस। नाउ प्रिंटिंग प्रेस, अब ये जो ऑलिव प्रेस थी उन्होंने एक मॉडल, उसने उस मशीन ने या फिर उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट ने एक वर्किंग मॉडल प्रिपेयर किया था प्रिंटिंग प्रेस मशीन का। मतलब जैसी वो थी उसी टाइप से प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बना था एक तरीके से। और जो मोल्ड्स थे, जो लेड मोल्ड्स गुटेनबर्ग ने बनाने सीखे थे, उन मोल्ड्स की वजह से उन्होंने वैसे ही सेम उन्होंने मेटल के अल्फाबेट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, ABCD ऐसे से मोल्ड बनाने लग गए थे वो लेटर्स के, ठीक है। और 1448 तक उन्होंने इस सिस्टम को परफेक्ट किया, और पहली बुक उन्होंने कौन सी प्रिंट करी थी अपनी प्रिंटिंग प्रेस से, बाइबल की, ठीक है। अब ये जो प्रिंटेड बुक्स थी वो ऐसी लगती थी जैसे बिल्कुल रिटन मैन्युस्क्रिप्ट हो, इतनी अच्छी अपीयरेंस, लेआउट और राइटिंग के थ्रू आ रही थी। और 1450 से लेकर 1550 तक, यानी कि 100 साल के अंदर अंदर प्रिंटिंग प्रेस जो है वो यूरोप की ऑलमोस्ट हर कंट्री में सेटअप हो गई थी। अब प्लेटन क्या होता है, ये एक ऐसा बोर्ड होता है जो कि पेपर के बैक में प्रेस किया जाता है, ताकि उस बोर्ड पे जो भी इंप्रेशन है वो पेपर पे छप जाए, उसे प्लेटन कहते हैं, है ना। अब आते हैं हम प्रिंटिंग रेवोल्यूशन और उसका इम्पैक्ट। अब जैसे पहले तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, हैंड रिटन भी लिख रहे थे लोग बाग, है ना। उसके बाद फिर गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आई, तो अब धीरे धीरे प्रिंट का रेवोल्यूशन चलने लग गया, और उसका क्या असर पड़ा सोसाइटी में वो देख लेते हैं। और न्यू रीडिंग मेनिया, अब क्या हुआ, जैसे प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो गई तो लोगों के अंदर जैसे इतनी इतनी किताबें जो है वो जल्दी जल्दी छपी जा रही थी, ठीक है। तो लोगों के अंदर रीडिंग की हैबिट इनकलकेट होने लग गई थी। अब क्या हुआ, टाइम भी कम लगने लग गया, लेबर भी जो है वो कम लगने लग गई, क्योंकि मशीन आ गई थी तो लेबर ऑटोमेटिकली कम ही लगेगी, है ना।
कॉस्ट जो थी वो भी रिड्यूस हो गई पर बुक की, क्योंकि अब बुक पे इतनी मेहनत नहीं लगती थी, प्रिंटिंग सब कुछ कर देती थी। अब बहुत सारी बुक्स जो मार्केट में आ गई थी, जिसकी वजह से अब एक रीडिंग की, उन बुक्स को रीड करने के लिए कि उसमें है क्या, एक रीडिंग क्यूरियोसिटी सबके मन में आ गई थी। और ड्यू टू प्रिंट टेक्निक, एक प्रिंट टेक्निक की वजह से एक न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज हुई इन द प्लेस ऑफ हियरिंग पब्लिक, है ना। तो रीड करना ज्यादा लोग पसंद करते थे देन हियरिंग। अब बुक्स जो है बहुत सारे सेक्शन ऑफ पीपल के पास पहुंच सकती है। अब क्या हुआ, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट, लेकिन इस प्रिंट को लेकर थोड़ा बहुत डर था रिलीजियसली। क्या था, बहुत सारे लोग ये डरते थे कि अगर प्रिंटिंग पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ तो ये रिलीजन को लेकर बहुत सारे अलग अलग फिलोसफीज छापे कि इसका ये कहना है, इसका ये कहना है इस मुद्दे के ऊपर रिलीजियसली, मतलब तो उसके ऊपर क्या हुआ, बहुत सारे रिबेलियंस होने लग जाएंगे कि रिलीजन के बारे में ऐसा कहा कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि अगर प्रिंटिंग पे कंट्रोल नहीं हुआ तो सब अपनी फिलोसफीज देने लग जाएंगे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर दंगे फसाद होंगे, है ना। तो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर किंग। तो उनकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक रोम में ना रोमन कैथोलिक चर्च था। उनका उन्होंने ये विश्वास बनाया हुआ था लोगों के अंदर कि तुम्हारी जितने भी पाप है, ठीक है, तुम्हारे जितने भी पाप है तुमने जो किए हुए हैं, हम तुम्हें उनसे छुटकारा दिलवा देंगे अगर तुम हमारे पास आओगे, लेकिन बदले में हमें कुछ चाहिए तुमसे, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ वाइन या फिर इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर तुम हमें वाइन या फिर मनी दोगे तो हमारे जितने भी तुम्हारे पनिशमेंट्स होंगी तो वो तुम्हें भोगनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तुम्हें पनिशमेंट आगे जाके नहीं मिलेगी तुम्हारे पापों की, हम तुम्हारे पाप यहीं पर नष्ट कर देंगे चर्च के अंदर अंदर। लेकिन मार्टिन लूथर किंग ये सोच रखते थे कि अगर किसी इंसान ने पाप भी किए हैं तो वो मतलब गॉड इतनी क्रूएल नहीं है, है ना। अगर किसी इंसान ने पाप भी किए हैं या फिर उससे कोई गलती हो गई है तो अगर वो दोबारा से अच्छे कामों में लग जाएगा तो फिर उसके पाप ऑलरेडी माफ हो जाएंगे, गॉड उन्हें वैसे ही माफ कर देंगे। रोमन कैथोलिक चर्च कौन होता है ये कहने वाला कि हम तुम्हें पापों की मुक्ति दिलाएंगे। और वो इतना ग्रीडी, इतना लालची कैसे हो सकता है कि तुम हमें अगर वाइन दोगे या फिर पैसे दोगे तो हम तुम्हारे सारे पाप माफ करवा देंगे। तो अब उन्होंने क्या किया था, मार्टिन लूथर किंग ने, उन्होंने ये जो अपनी फीलिंग थी या फिर फिलॉसफी थी वो प्रिंट के थ्रू फैलवा दी थी, लाइक पूरे वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल की सोसाइटीज में। तो बहुत सारे लोग मार्टिन लूथर किंग की बात से एग्री करने लग गए थे कि ये तो लालची हैं इस टाइप से, और बहुत सारे लोग मार्टिन लूथर किंग से अपोज थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोग बाग ने रोमन कैथोलिक चर्च में आना कम कर दिया था। अब रोमन कैथोलिक चर्च ने जब ये देखा कि मार्टिन लूथर किंग हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे कर रहा है तो उन्होंने एक इनक्वेशन स्टार्ट कर दिया। इनक्वेशन क्या होता है, एक टाइप की पनिशमेंट। रोमन कैथोलिक चर्च ने अपने लोगों को कहा कि जो लोग हमसे अपोज हो रहे हैं या फिर जो लोग अपने पापों की पापों को माफ करवाने के लिए हमारे पास नहीं आ रहे हैं, या फिर जो लोग मार्टिन लूथर किंग की बात से सहमत है, उनको पकड़ पकड़ के लाओ और उनको पनिशमेंट दो, है ना। तो 1558 में रोमन कैथोलिक चर्च ने बहुत सारी प्रोहिबिटेड बुक्स अपने चर्च में रखनी स्टार्ट कर दी थी, जो मतलब मना है बुक्स रखने के लिए, ठीक है, वो उन्होंने रखनी स्टार्ट कर दी थी। तो इस तरीके से मार्टिन लूथर किंग ने प्रिंट के थ्रू, है ना, ये सब लोगों को ज्ञान दिया कि हमें किसी ऐसी ग्रीडी संस्थान के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। दे आर जस्ट ग्रीड एंड इफ यू डू गुड वर्क्स देन योर सिन विल बी गेट माफ टाइप के, ठीक है। सो इस तरीके से इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन है इसका क्या क्या असर पड़ा, है ना। सो जो प्रिंटिंग थी इसकी वजह से बुक्स की कॉस्ट रिड्यूस हो गई थी, टाइम कम लगने लग गया था, लेबर भी कम लगने लग गई थी, कॉस्ट भी कम लग रही थी, बहुत सारे मल्टीपल बुक्स एक ही बार में प्रोड्यूस हो रही थी, नए नए आइडियाज सर्कुलेट होते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन भी होने लग गए थे लोगों के बीच में। एक इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर आ गया था। यहाँ पर क्या होता है, हम अपने आइडियाज जो हैं वो भेज सकते हैं, लोगों तक भिजवा सकते हैं, और फिर एक नया रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ना। और उसके बाद इसके बाद क्या होता है, जो लिटिल एजुकेटेड पीपल है उनको भी मजा आने लग गया था। कैसे मजा आने लग गया था, जैसे मान लो अगर उन्हें पढ़ना नहीं आ रहा था तो सुन सुन के एंजॉय किया करते। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो जो थिंकर्स होते थे, जो फिलोसोफर्स होते थे, वो भी क्या करते थे, तो जो
तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, हमने अभी पढ़ा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी प्रिंटिंग की वजह से ही बहुत सारे आइडियाज या फिर फोक टेल्स वगैरह जो है वो सब प्रिंट की वजह से ही लोगों में फैलती थी, जिसकी वजह से एक मोटिवेशन आती थी। अब ये जो है, ये यहाँ पर मैंने इंक्विजिशन का मतलब लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि रोमन चर्च ने एक संस्थान बनाई थी, जिससे क्या होता था, वो लोग उन लोगों को पनिश करने लग गए थे जो कि उनकी बात से एग्री नहीं कर रहे थे, मार्टिन लूथर किंग की बात से एग्री कर रहे थे। अब मार्टिन लूथर किंग क्यों अनहैप्पी थे कैथोलिक चर्च से, वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो ये कहते थे कि एक तो ये चर्च लालची है ना, वो सिर्फ ये अगर पनिशमेंट माफ कराते हैं लेकिन तो फिर वो क्यों मांगते हैं लोगों से इतना सब कुछ, क्यों अपनी ग्रीड के लिए वो करते हैं ना। वो ये बिलीव नहीं करते थे कि कैथोलिक चर्च के पास ऐसी पावर है कि वो लोगों के सिन को माफ कर सके। रेदर इससे क्या होगा, अगर तुम्हें सच्ची में अपनी इस पनिशमेंट माफ करनी है तो तुम अच्छे काम करने लग जाओ, तुम्हें किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्टिन लूथर किंग का ये कहना था, ठीक है। अब बैलेड क्या होता है, ये एक टाइप की कहानी होती है जिस कहानी को आप कविता के रूप में गाते हो, उसको हम बैलेड कहते हैं। और टैवरन्स क्या होते हैं, प्लेसेस वेयर पीपल गैदर, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग दारू पीते हैं, उनको फूड दिया जाता है, अपने फ्रेंड से वो मिलते हैं और न्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दिया कि 16th सेंचुरी में रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था, एक टाइप का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कैथोलिक चर्च के बारे में। और मार्टिन लूथर किंग जो थे वो मेन प्रोटेस्टेंट थे, वो प्रोटेस्ट करते थे कि कैथोलिक चर्च जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और बहुत सारे जो ट्रेडिशन थे एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के, वो डेवलप हो गए थे इस मूवमेंट की वजह से, ठीक है। कि इसमें क्या होता है यहाँ पर जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी थी विच वॉज गिवन बाय कैथोलिक चर्च, उसके वो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा था चर्च में कि हम तुम्हारे पापों की जो क्षमा है वो तुम्हें प्रदान करेंगे। तो ये कैथोलिक क्रिश्चियनिटी थी विच इज गिवन बाय कैथोलिक चर्च। तो फिर इस वजह से मार्टिन लूथर किंग ने जब सबको समझाया विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, है ना, तो इस वजह से जो पुराने ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, तो इस वजह से एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी आ गई थी, जिसकी वजह से लोग बाग जो है वो चर्च के झांसे में नहीं आते थे। रीजन ऑफ प्रिंटेड बुक्स बिकेम पॉपुलर अमंग द लेस लिटरेट पीपल। अब जो लोग कम पढ़े लिखे थे उनको क्या फायदा होता था इन प्रिंटेड बुक्स से, सो जो रीड नहीं कर पाते थे एटलीस्ट वो सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे फोक सॉन्ग्स और फोकलोर पब्लिश होते थे, मतलब गाने वगैरह पब्लिश हुआ करते। साथ ही साथ इलस्ट्रेशंस यानी कि पिक्चर्स भी आया करती उसके अंदर। और ये जो है एक ऐसे रूरल मीटिंग पब्स बना दिए गए थे जहां पर इन सबको रीड करवाया जाता था या फिर रीड करा जाता था, ताकि लोग जो है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो सुन सकें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब रीडिंग मेनिया के बारे में पढ़ेंगे हम। रीडिंग मेनिया क्या होता है, जो चर्चेज होते थे उन्होंने गांव में बहुत सारे स्कूल सेटअप करवा दिए थे, जिससे कि जो किसान होते थे और जो आर्टिस्ट होते थे वो लिटरेट कर पाए, मतलब पढ़ाई लिखाई कर पाए। तो यूरोप के कुछ पार्ट में जो पढ़ाई लिखाई का लेवल था वो हाई हो गया, 60 to 80% हो गया था। और इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स आने लग गई थी। पेनी चैप बुक्स क्या होती थी, इतनी छोटी छोटी पॉकेट बुक्स जो कि पॉकेट में अपने आप आ जाती थी, मतलब छोटे साइज की। और वो कौन बेचा करते, पेटी पैडलर्स, जैसे कि रिक्शा वगैरह पे बेचा करते हो, उनको आप चैपमैन्स बोल सकते हो, है ना। और फ्रांस में एक किताब होती थी जिसका नाम क्या था, बिलोथिक्यू ब्लू। और ये बहुत कम प्राइस की स्मॉल बुक होती थी जो रिसाइकल्ड पेपर पे या फिर पुअर क्वालिटी पेपर पे छपा करती, और इनका ब्लू कलर का कवर होता था, है ना। न्यूज़पेपर और जो जर्नल्स होते थे, न्यूज़पेपर और जो जर्नल्स होते थे वो कैरी करते थे इंफॉर्मेशन। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, कि वॉर हो रहे हैं, ट्रेड कैसी चल रही है, दूसरी जगह पर डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स में कैरी होता था, है ना। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का क्या रोल था। प्रिंट की वजह से जो थिंकर्स होते थे, जो एनलाइटमेंट थिंकर्स होते थे या फिर फिलोसोफर्स होते थे, उनके आइडियाज प्रिंट के थ्रू आते थे लोगों के पास, है ना। अब प्रिंट की वजह से डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग वगैरह एक्सचेंज होने लग गए थे। और 1780 तक जो लिटरेचर होता था वो काफी ज्यादा, अब 1780 तक जो लिटरेचर होता था वो काफी ज्यादा, उसके अंदर रॉयल चीजें आती थी, मोरालिटी जो होती थी उसको क्रिटिसाइज किया जाता था इस तरीके से। अब डिनोमिनेशंस क्या होता है कि रिलीजन के अंदर भी सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एल्मेनाक, आपने अपनी स्कूल की डायरी देखी, उसको आप एल्मेनाक ही बोलते हो, जिसके अंदर काफी सारा एस्ट्रोनॉमिकल डाटा, कैलेंडर्स होते हैं,
प्लेनेट की मूवमेंट्स होती है, कुछ प्रेयर्स लिखी होती हैं, है ना। उसके बाद एक टाइम टेबल भी होता है, एलिप्स और फुल टाइड वगैरह। एवरीडे लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो आपकी एल्मनैक में होती है। चैप बुक क्या होती है, पॉकेट साइज बुक्स होती हैं, ठीक है, 16th सेंचुरी में आ गई थी। और डेस्पोटिज्म क्या होता है, जब आप एब्सोल्यूट पावर जो है वो प्रैक्टिस करने लग जाते हो, जो कि कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, और ये वैसे लीगल नहीं होती है, आप अपनी मर्जी से ही पावर को प्रैक्टिस करने लग जाते हो। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स की। एक चिल्ड्रन प्रेस आने लग गई थी, मतलब बच्चों के लिए भी बुक्स वगैरह, जो है वो छपने लग गई थी फ्रांस में 1857 में। और जो जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स थे, उन्होंने बहुत सारे साल लगा दिए थे पीजेंट के लिए बुक बनाने में, जिसके अंदर बहुत सारे पुराने पुराने फोक टेल्स छपे रहते थे, है ना। उसके बाद लाइब्रेरीज बनने लग गई थी जो लोगों को बुक्स उधार पे दे देती थी कुछ टाइम के लिए, वो भी 17th सेंचुरी में। और 19th सेंचुरी में तो इंग्लैंड में बहुत सारी लाइब्रेरीज बन गई थी जो बुक्स लेंड करती थी वाइट कॉलर्स वाले लोगों को, आर्टिस्ट को, लोअर मिडिल क्लास लोगों को, है ना। उसके बाद और भी ज़्यादा इनोवेशंस हुई। कैसी कैसी इनोवेशंस हुई, जैसे कि लेट 18th सेंचुरी में जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो मेटल की बनने लग गई थी। और 19th सेंचुरी में से बहुत सारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में लाइक इनोवेशंस होने लग गई। मिड 19th सेंचुरी में जो रिचर्ड एम हो थे न्यूयॉर्क के, उन्होंने एक पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में प्रिंटिंग प्रेस बनाई जो कि बिजली से चलती थी, और वो एक घंटे में 8000 शीट्स बनाने के लिए कैपेबल थी। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आने लग गई थी। और 1920 में इंग्लैंड में बहुत सारा बढ़िया बढ़िया काम छपने लग गया था, वो भी सस्ते रेट में। शीलिंग सीरीज उसको बोला करते थे, ठीक है। और जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया, वो 10 साल का था, मैंने आपको बताया था, 1930 से 29 से लेकर बेसिकली 1939 तक, इन 10 सालों तक ग्रेट डिप्रेशन चलता रहा था। तो उन लोगों पब्लिशर्स को, जो बुक पब्लिश करा करते, उन्हें डर था कि इस इकोनॉमिक या फिर मंदी में कहीं हमारी बुक परचेजेस भी कम ना होने लग जाए या फिर हमारा बिजनेस बेकार ना हो जाए। तो उन्होंने क्या करने लग गए थे, वो पेपर बैक एडिशन, सस्ते सस्ते बुक्स जो है वो बेचा करते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने इंडिया की, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट के ऊपर। नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अब इंडिया में बहुत सारी ट्रेडिशनल हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो भी संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो आपको पता ही है, पाम के लीफ पे या फिर हैंडमेड पेपर पे लिखी जाया करती थी, ठीक है। या तो उन्हें वुडन कवर्स के बीच में रखा जाता था या फिर उन्हें सिल दिया था ताकि उन्हें प्रिजर्व करके रखा जा सके। और इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल, जब बंगाल में अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ था, उससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे, बंगाल में ही विलेज प्राइमरी स्कूल से, जहाँ पर स्टूडेंट्स को टेक्स्ट पढ़ना नहीं आया करता, मतलब क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ना नहीं आया करता, वो सिर्फ लिखना जानते थे कि कैसे लिखा जाता है। तो टीचर्स जो है वो टेक्स्ट से ही क्या करा करती है, डिक्टेट किया करती है, और स्टूडेंट्स जो है उन्हें लिखते रहते थे। और बहुत सारे बच्चे जो है वो लिटरेट होने लग गए थे, और उन्हें पता भी नहीं था कि ये रीड कैसे करना, लेकिन फिर भी वो लिटरेट होने लग गए थे, ठीक है। एंड नाउ प्रिंटिंग कम टू इंडिया। अब इसमें क्या था, जैसे मैंने आपको बेकर फ्रॉम गोवा वाले चैप्टर में से ये बताया था कि सबसे पहले पोर्टुगल जो है वो हमारे इंडिया के गोवा वाले रीजन में रूल करने आए थे। तो वही पोर्टुगीज मिशनरीज जो थे वो 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, वो भी गोवा में, ठीक है। और 1674 में 50 बुक जो है वो प्रिंट हुई थी कोंकणी और कनारा लैंग्वेज में, इंडिया में ही, है ना। और जो कैथोलिक प्रीस्ट थे उन्होंने पहली तमिल की बुक प्रिंट की थी 1579 में कोचिन में, और 1713 में पहली मलयालम बुक प्रिंट हुई थी। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने एक पहली उन्होंने एडिट की थी वीकली मैगजीन जिसका नाम क्या था, द बंगाल गैजेट। और गंगाधर भट्टाचार्य जी ने क्या किया था, बंगाल गैजेट को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। एडिट किसने किया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, और उसके बाद पब्लिश किसने किया था, गंगाधर भट्टाचार्य जी ने, ठीक है। उलामा क्या होते थे, बेसिकली ये इस्लाम के स्कॉलर्स थे। ऐसे ही हर धर्म के स्कॉलर्स होते हैं, लेकिन इस्लाम के स्कॉलर्स को उलामा बोलते हैं। और एक बॉडी है, इस्लामिक लॉ की बॉडी है जिसको हम क्या बोलते हैं, शारिया, उसको भी आप उलामा से रेफर कर सकते हो। फतवा क्या होता है, ये एक टाइप
का लाइक इस्लामिक लॉ होता है जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी ने दिया होता है, और फतवा इज लाइक वो एक्सप्लेन करता है कि ये जो लॉ है वो हमें क्यों मानना चाहिए, कैसे मानना चाहिए, इसके क्या प्रोसीजर है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स की। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में डिबेट्स होने लग गए थे रिलीजियस इशू को लेकर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से थे, उन्होंने अपनी अलग अलग बिलीव बना लिए थे, वो सब अपनी अलग अलग सोच रखने लग गए थे रिलीजन को लेकर। तो जो राम मोहन रॉय है, राजा राम मोहन रॉय है, उन्होंने पब्लिश किया था संबत कॉमेडी फ्रॉम 1821 से लेकर, और एक ऑर्थोडॉक्सी कमीशन है, मतलब ये एक ऐसा कमीशन है जो ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, और उन्होंने क्या पब्लिश किया था, समाचार चंद्रिका, जो कि राजा राम मोहन रॉय का ये जो संबद्ध कॉमेडी है इसको अपोज कर रहे थे कि इनका जो कहना है वो गलत है, हमारा जो कहना है वो सही है, उनको अपोज कर रहे थे। और 1822 में दो पर्शियन न्यूज़पेपर है जिनका नाम क्या था, जमाए जहान नोमा एंड शमसुल अकबर, ये पब्लिश होने स्टार्ट हो गए थे। फिर जो दियोबंद सेमिनारी है, उन्होंने क्या फाउंड किया था, 1867 में उन्होंने बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फतवाज पब्लिश किए थे, जिसमें कि मुस्लिम रीडर्स को बताया जाता था कि उन्हें कैसे अपनी डेली लाइफ में उन लॉज को मानना है, और वो हर एक इस्लामिक डॉक्ट्राइन का या फिर हर एक लॉ का मतलब वो समझाते थे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन जो रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास जी ने, वो आई थी 16th सेंचुरी में, वो भी कलकत्ता से 1810 में। ठीक है, तो ये था। अब वुमेन इन प्रिंट के ऊपर हम बात करेंगे। नाउ वुमेन इन प्रिंट। अब ये जो वुमेन का स्टेटस है वो हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बदल चुका है, और पहले भी काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए थे और अब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। वुमेन की जो रीडिंग है वो इंक्रीज हो गई थी मिडिल क्लास होम्स में। जो बहुत अच्छे हस्बैंड्स एंड फादर होते थे वो ये सोचते थे कि वुमेन का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब वुमेन के स्कूल सेटअप हो गए थे तो उन्हें वहाँ भेज दिया करते थे। और फिर 1876 में जो वसुंधरा देवी है, उन्होंने अपनी पहली ऑटोग्राफी पब्लिश की जिसका नाम क्या था, अमर जीवन। ठीक है, और 1880s में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने अपने एंगर को रोट किया था, लिखा था कि कैसे अपर कास्ट हिंदू वुमेन की लाइफ कितनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है, स्पेशली विडोज की, विधवा की। और ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जर्नल्स भी छपे जिसमें वुमेन की राइटिंग्स आया करती, और उन्हें उसमें ये बताया जाता था कि वुमेन को क्यों पढ़ाना लिखाना इंपॉर्टेंट है, कैसे सिलेबस होना चाहिए, कैसे रीडिंग मटेरियल करना चाहिए, और होम बेस्ड स्कूलिंग होगी तो कैसा सिलेबस होना चाहिए। रामचड्डा ने पब्लिश किया था फर्स्ट सेलिंग इस स्त्री धर्म विचार, ताकि ये स्त्रियों को बताया जाए, फिर वुमेन को बताया जाए कि कैसे वो ओबीडियंट वाइफ बन सकती हैं। ठीक है, सो ये जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो हेल्प कर रही है वुमेन को कि टू एमर्ज एज अ रिबेल, कि वो एक रिबेल की तरह उभर कर आए। बहुत सारी वुमेन ने अपनी राइटिंग स्टार्ट करी, और जो पुअर कंडीशन है वुमेन की वो उनको हाईलाइट किया, जिससे कि समाज में जो है वो प्रिंट की वजह से चेंज आने लग गया। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन वुमेन पर, किसका, प्रिंट कल्चर था। प्रिंट कल्चर का, प्रिंटिंग की वजह से उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट करा, और डिबेट के साथ वो डिस्कस करने लग गई थी। वुमेन ने अपने आइडियाज को, अपने खुद को एक्सप्रेस करने की लाइक मोहलत मिली या फिर फ्रीडम मिली। इसकी वजह से वुमेन जो है डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, क्लास की एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लग गई। बहुत सारे वुमेन अपने एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज को शेयर किया करती, और जो अच्छे हस्बैंड एंड फादर्स होते थे वो अपनी वाइफ को और डॉटर को भेज देते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, प्रिंट एंड पुअर पीपल। 19th सेंचुरी में बहुत सस्ती सस्ती छोटी छोटी किताबें आने लग गई थी मार्केट में। बहुत सस्ती सस्ती बुक मद्रास में बेची जाया करती, जिससे कि जो गरीब लोग होते थे वो भी खरीद सकते थे और उनको रीड कर सकते थे। लैंडिंग लाइब्रेरी भी हर जगह सेटअप हो गई थी। पेपर बैक एडिशन, जो कि मतलब रिसाइकल्ड पेपर जो कि गोंद से या फिर ग्लू से चिपके हुए होते थे, वो पेपर यूज किए जाते थे, उस पे नॉवेल्स छपते थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत अफोर्डेबल पड़ता था। लिटरेसी रेट बढ़ने लग गया था लेबर क्लास में, और नेशनलिज्म का जो मैसेज है वो भी बहुत लोगों तक फैलाया जाने लग गया था। और उसके बाद लेट 19th सेंचुरी तक जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज है वो भी लिखे जाने लग गए थे। ठीक है, 1871 में जो ज्योतिबा फूले हैं, उन्होंने कास्ट सिस्टम के अंदर जो इनजस्टिस होते हैं वो उसके बारे में लिखा था अपनी बुक गुलामगिरी में।
और जो काशी बाबा है जो कि एक कानपुर मिल वर्कर है, उन्होंने भी क्या पब्लिश किया था और लिखा था छोटे और बड़े का सवाल इन 1938। और वो क्या शो करती थी, छोटे और बड़े के सवाल में क्या लिखा हुआ था कि कास्ट और क्लास के बीच में कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो प्रिंटिंग वर्क है उन लोग इस वजह से जितनी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इंडिया की, जो लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते हैं, वो कैसे कनेक्ट हो पाए। न्यू प्लेटफॉर्म बन गया था प्रिंटिंग एक तरीके का, जहाँ पर लोग जो है अपने आइडियाज को शेप मतलब शेयर कर सकते थे, एक्सप्रेस कर सकते थे। बहुत सस्ता और सिंपल तरीका था कम्युनिकेशन का। बहुत सारी जो इंडियन लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो सबको जानने को मिल रही थी, और रिलीजियस बुक जो है काफी ज्यादा छपने में आ रही थी। ठीक है, एंड प्रिंटिंग कल्चर का नेशनलिज्म इन इंडिया पे क्या रोल पड़ा था। देखो, काफी सारे नेशनल, जैसे ब्रिटिशर्स का राज था तो नेशनलिज्म की भावना तब आने लग गई थी। तो जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर था वो हर जगह फैला करता था, मतलब कंट्री के एक एक कोने तक जाया करता, और उसमें लिखा होता था कि ब्रिटिश कैसे मिसरूल कर रहे हैं, ताकि लोगों के दिमाग में चीज डले कि ब्रिटिशर्स जो है वो ऐसे से काम कर रहे हैं। और जो रेवोल्यूशनरी थे बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था अपना, जिसका नाम क्या था, केसरी, जिसकी वजह से उन्हें जेल में भी जाना पड़ा था 1908 में, और उसकी वजह से पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। अब एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था इंडिया में, अब वो क्या था और क्यों पास हुआ था वो देख लेते हैं। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी नजरों में पड़ गया था कि इंडियन न्यूज़पेपर की जो प्रिंटिंग वाले हैं उसके अंदर हमारे बारे में अनाप शनाप छप रहा है। तो इससे क्या होता है, इंडिया में बहुत ज्यादा हमारे खिलाफ दंगे फसाद होते हैं, लोग हम पे भड़क जाते हैं और हमें अपना काम नहीं करने देते, ये ब्रिटिशर सोचते थे। तो उन्होंने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया कि प्रेस जो होगी इंडिया की, जो प्रिंटिंग एंड न्यूज वाली होती है, उसके ऊपर हम जो है वो नजर रखेंगे। और ये एक्ट कब पास हुआ था, 1878 में। अब गवर्नमेंट जो है इस एक्ट के थ्रू न्यूज़पेपर्स के ऊपर ट्रैक रखेगी कि कहीं इन्होंने हमारे ऊपर कुछ अनाप शनाप तो नहीं छाप रखा। अब ब्रिटिशर्स ने क्या स्टेप किए थे लाइक इंडिया की प्रेस की फ्रीडम छीनने के लिए। तो जब रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, तो जो इंग्लिश मैन होते थे वो डिमांड करते थे कि हम तुम्हारी प्रेस को चेतावनी दे रहे कि तुम कम प्रिंट करना स्टार्ट कर दो। और जैसे ही ये एक्ट पास हुआ तो गवर्नमेंट के पास पूरे राइट थे कि वो रिपोर्ट्स को सेंसर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर कोई उन्हें बेकार न्यूज लगती है तो उसे हटवा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है पूरा ट्रैक रखेगी न्यूज़पेपर्स के ऊपर, और अगर उन्हें दिखा कि हमारे बारे में कुछ बेकार छाप रखा है तो न्यूज़पेपर को वार्निंग दी जाएगी, और अगर उन्होंने वार्निंग को इग्नोर किया तो हम उनकी जो मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है, उसको जब्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्फिस्केटेड का मतलब क्या होता है कि जब्त कर लेंगे। तो इसी के साथ साथ हमारे जो बड़ा सा चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much.